सभी मित्रों को नमस्कार। प्रयाग शुक्ल जी पर केंद्रित एकाग्र की इस 11वीं कड़ी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, देखते ही देखते हम लोग इस 11वीं कड़ी तक आ पहुंचे हैं और जिस तरह से इस एकाग्र को आप सभी का प्यार मिल रहा है वह हमारे लिए एक बड़ा आधार है। एक ऐसा आधार जिसके कारण यह सिलसिला अनवरत जारी है। प्रयाग शुक्ल एक ऐसे लेखक हैं जो कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, संपादक हैं, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण जैसी विधाओं में उनकी अच्छी खासी दखल है। कला समीक्षक हैं और ऐसे कई अन्य कार्य जिनसे वे जुड़े हुए हैं। चित्रकार भी हैं, लोगों की पेंटिंग्स को क्यूरेट भी करते हैं। आज हम खास तौर से उनके अनुवादक पक्ष पर बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने अनुवाद भी काफी कम उम्र से शुरू कर दिया था। बांग्ला से हिंदी में और अंग्रेजी से हिंदी में किए गए उनके अनुवाद चर्चित रहे हैं और इसके लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का अनुवाद हो, ओक्तावियो पाज की भारत संबंधी कविताओं के अनुवाद हो, तस्लीमा नसरीन की कविताओं के अनुवाद हो, कई ऐसे महत्वपूर्ण काम उनके खाते में है। और यह पुस्तक भी एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक मेरे हाथ में है, जिसे देखें। मेघ जैसा मनुष्य, शंख घोष की कविताओं का संकलन मेघ जैसा मनुष्य, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित शंख घोष की इन कविताओं का अनुवाद प्रयाग जी ने किया। मूल बांग्ला से हिंदी में यह किताब राजकमल पेपरवैक्स से प्रकाशित है। मित्रों, आज की हम जो वक्ता हैं उनको बुलाएं, उसके पूर्व प्रयाग शुक्ल बतौर अनुवादक क्या सोचते हैं और अनुवाद करते हुए उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस पर कुछ बात कर लें और फिर हम जयश्री पुरवार जी को सुनेंगे, जो स्वयं एक अनुवादक हैं, लेखक तो हैं ही। तो जयश्री पुरवार जी ने आज के इस वक्तव्य के लिए काफी तैयारी भी की है। कई दिनों से वे इस काम में लगी रही। स्वास्थ्य बीच में बनता बिगड़ता रहा, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें लगा कि अब वे शायद इस एकाग्र में शामिल न हो पाएंगी, मगर अंततः उनके भीतर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह काम आई और वे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी। मैं इस पुस्तक मेघ जैसा मनुष्य से एक छोटा सा अंश पढ़ता हूं प्रयाग शुक्ल जी का, और उससे हमें यह समझ में आएगा कि अनुवादक अनुवाद करते हुए किन चुनौतियों से जूझता है। वे लिखते हैं, बांग्ला से हिंदी अनुवाद में कुछ कठिनाइयां हैं। एक कठिनाई यह कि बांग्ला में जहां विभिन्न विभक्तियां संज्ञा पद के साथ जुड़ी रहती हैं,
वहां हिंदी में विभिन्न विभक्तियों के कारण संज्ञा एवं सर्वनाम आदि पदों का परस्पर विच्छेद हो जाता है। और फिर वे उदाहरण देते हैं, लिखते हैं, यथा बांग्ला में हैं शीते, शीते, शीत में, या राते, रात में, वगैरह। जबकि हिंदी के रचाओं में एकाधिक पदों का प्रयोग होता है। पर कोशिश की है कि इस कठिनाई से पार पाकर अनुवादों की निकटता मूल के साथ बनी रहे। शंख घोष की कविताओं की जड़ें बांग्ला संस्कारों, बांग्ला कविता की परंपरा और बंग भूमि में गहरी हैं। पर एक बार फिर याद कर लें कि उनकी कविता के सरोकार सीमित नहीं हैं। वह सिर्फ स्थान, संदर्भ, संकेत वगैरह में ही बंधी नहीं है। बहुत अच्छे अर्थों में वह भारतीय कविता है, सार्वजनीन भी। और फिर आगे और कई महत्वपूर्ण बातचीत वे इस भूमिका के माध्यम से करते हैं। मित्रों, आज हम अधिक से अधिक जयश्री पुरवार जी को सुनेंगे, जो स्वयं संस्मरणों में, खास तौर से यात्रा संस्मरणों में अपनी एक विशेष जगह रखती हैं। कई तरह के अनुवादों से जुड़ी रही हैं और नव अंकुर जैसी पत्रिका का संपादन भी करती रही है। आज वे प्रयाग शुक्ल जी के अनुवादक पक्ष पर अपनी बात करेंगी और उनके द्वारा किए गए अनुवाद को लेकर क्रमवार अपनी बात रखेंगी। जयश्री जी, आपका हार्दिक स्वागत। माइक को ऑन कर ले। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। जैसा कि अभी अर्पण जी ने बताया आपको, प्रयाग शुक्ल जी के बारे में परिचय देने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। वो एक आधार में कवि भी हैं, लेखक भी हैं, इसके अलावा कला समीक्षक और अनुवादक भी हैं, और अब तो एक चित्रकार के रूप में भी वो सुप्रतिष्ठित हो चुके हैं। हिंदी साहित्य जगत में बांग्ला से हिंदी अनुवाद करने वालों में प्रयाग शुक्ल जी को एक सुप्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाना जाता है, एक श्रेष्ठ अनुवादक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर जीवनानंद दास, तस्लीमा नसरीन आदि की, शंख घोष आदि की कविताओं का अनुवाद किया है। तो मैं इन्हीं कविताओं के और गद्य के, पद्य के अलावा गद्य का भी उन्होंने काफी अनुवाद किया है। इन सारे अनुवादों के बारे में एक एक करके बताऊंगी कि उनको अनुवाद कार्य में कितनी रुचि है और अनुवाद कला में, मैं इसको एक कला मानती हूँ, अनुवाद कला में उनको कितना आनंद आता रहा है और कितना डूब कर उन्होंने सारे अनुवाद कार्य किए हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि 20 साल की उम्र में उन्होंने अनुवाद करना शुरू किया था और सबसे पहले उन्होंने जीवनानंद दास की कुछ कविताओं का अनुवाद किया, पर वो बहुत संतुष्ट नहीं थे। तो उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर को लिया और रविंद्रनाथ ठाकुर पर कविताओं का अनुवाद करना शुरू किया। रविंद्रनाथ ने जो साहित्यिक रचना की वो तो इतना विशाल और बृहद है कि उसमें चुनना कुछ कठिन है। तो उनकी एक किताब है कविताओं और गीतों का संकलन, जिसका नाम है गीत वितान। तो प्रयाग शुक्ल जी ने गीत वितान से ही कुछ कविताओं को चुनकर सबसे पहले अनुवाद शुरू किया था और इस अनुवाद के परिणाम स्वरूप 2 पुस्तकें उनके अस्तित्व में आई थी। पहली पुस्तक थी सुनो दीप शालिनी और दूसरी पुस्तक थी निरुपमा मुझको करना क्षमा। तो सुनो दीप शालिनी का अनुवाद जो उन्होंने किया गीत वितान से, इस गीत वितान में भी विविध तरह की कविताएं और गीत है जिनमें की भाषा की विशिष्टता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की भाषा इतनी अनूठी और अनोखी है जैसे कि किसी दूसरी भाषा की कवियों में मिलना बिल्कुल मुश्किल ही है।
इसके अलावा उनकी कविताओं में छंद, लय, ताल, सुर, संगीतात्मकता सब कुछ है। तो शुक्ल जी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं का अनुवाद करते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखने की कोशिश की है। तो सुनो दीप शालिनी उनकी जो कविता का संग्रह है, लगभग पहला ही संकलन था उनका ये। तो इसमें उन्होंने जिन कविताओं को रखा है उनमें से एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगी। पहले मैं बंगला में उसका एक पैरा बताती हूँ, उसके बाद हिंदी में मैं उसको पूरा विस्तार में पढ़ दूंगी, जिसका अनुवाद शुक्ल जी ने किया है। बंगला में सुन लीजिए। सुनो दीप शालिनी। दारी तेनो दिले नाड़ा ओगो मालिनी, कार काछे पावे शाड़ा ओगो मालिनी, তুমি তো তুলেছো ফুল গেঁথেছো মালা, আমার আধার ঘরে লেগেছে তালা, খুঁজে তো পাইনি পথ দীপ জ্বালিনি, दारे केनो सारा दिले ओगो मालिनी। और अंत में कहते हैं असीम पथेर राती दीपशालिनी। तो इस दीपशालिनी से ही उन्होंने सुनो दीपशालिनी इस संकलन का नाम दिया है। आप प्रयाग शुक्ल जी ने जो अनुवाद किया है उसको सुनिए आप। द्वार थपथपाया क्यों तुमने ओ मालिनी, पाने को उत्तर ओ किससे क्या मालिनी, फूल लिए चुने तुमने गुथी है माला, मेरे घर अंधकार जड़ा हुआ ताला, खोज नहीं पाया पथ दीप नहीं जला, अभी गोधूली और पुछती सी रोशनी, डूब रही स्वर्ण किरण अंधियारों में सनी, होगा जब अंधकार आना तब पास में, दूर कहीं पर प्रकाश जब हो आकाश में, पथ असीम रात घनी सुनो दीप शालिनी, द्वार थपथपाया क्यों तुमने ओ मालिनी। छंदबद्ध था, इसकी विशेषता है भावों को तो उन्होंने बनाए ही रखा है। ये सुंदर उदाहरण था प्रयाग शुक्ल जी की एक कविता के अनुवाद का। और इसी समय दूसरा संकलन उनका प्रकाशित हुआ था, निरुपमा मुझको करना क्षमा। ये रविंद्रनाथ के एक गीत का पहला लाइन है, निरुपमा मुझको करना क्षमा। ये एक सुंदर अनोखा सा गीत है। इसमें निरुपमा शब्द का प्रयोग प्रेयसी के लिए किया गया है और लगता है कितना सुंदर संबोधन प्रेयसी के लिए है। निरुपमा मतलब जिसकी कोई उपमा नहीं, अनन्या, अनोखी, अनूठी। तो बंगला में मैं थोड़ा सा पहले इसका सुनाऊंगी आपको, क्योंकि बंगला में मैंने ये सारे गीत छोटे से अपनी माँ से सुने हैं और पढ़े भी हैं और गाए भी हैं। तो मुझको ये सारे गीत बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इसका बंगला में एक पैरा खाली आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हे निरुपमा, गाने যদি লাগে বিহ্বল তান করিও ক্ষমা, হে নিরুপমা। ঝড়ো ঝড়ো ধারাও আজি উতরল, নদী কূলে কূলে ওঠে পল্লল, বনে বনে রাজে মর্মর স্বরে নবীন পাতা, সজল পবন দিশে দিশে তোলে बादल गाथा, हे निरुपमा। और दूसरा पैरा शुरू करते समय वो थोड़ा सा बदल जाते हैं और कहते हैं हे निरुपमा चपलता आजी जोदी घटे तबे करियो क्षमा। और इसका अर्थ ये है कि वो एक बारिश के दिन में अपने प्रेयसी से कह रही हैं, अगर मेरे गान में कोई व्याकुलता का तान आ जाए तो तुम मुझे क्षमा कर देना, और अगर मेरे आचरण में तुम्हें कोई चपलता चंचलता दिखाई पड़े तो तुम मुझे क्षमा कर देना। इतने सुंदर गीत से उन्होंने अपने इस संकलन का शीर्षक लिया है, निरुपमा मुझको करना क्षमा। तो इस संकलन से एक छोटी सी कविता मैं आपको सुना रही हूँ। बंगला में खाली 4 लाइन मैं सुनाऊंगी, उसके बाद हिंदी में उनकी पूरी कविता। आलोर कमल दल, आलोर कमल खानिके फुटाले, নীল আকাশের ঘুম টুটালে, আমার মনের ভাবনাগুলি বাহির হলো পাখা তুলি, ওই কমলের পথে তাদের সেই জুটালে, আলোর কমল খানি কে ফুটালে, आलूर अमल कमल खानी के फुटाले। अब इसका हिंदी में सुंदर अनुवाद देखिए, छंदबद्ध भी है।
आलोकित तो अमल कमल किसने ये खिला दिया, आलोकित अमल कमल किसने ये खिला दिया, इस नीले अंबर को धीरे से जगा दिया, पंख खोल बाहर को आई चिंताएं, उसी कमल पथ को ये किसने जुटाई, मतवाली हवा वो देखो तभी आई, दान के हरे खेत फिरती लहराई, मरमर धनी अरे तभी वन में छाई, किसकी सुधी प्राणों में उसकी गहराई, किसकी सुधी प्राणों में उसकी गहराई, किसकी याद अचानक मन में गहरे से आ गई। तो जितने सुंदर भाव है उतने सुंदर ये अनुवाद है और इन गीतों में निहित भावों को शुक्ल जी ने पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश की है। साथ ही साथ छंद, सुर, उसकी लयात्मक गति, उसकी संगीतात्मकता सब कुछ उन्होंने बनाए रखने की इनने कोशिश की है। तभी इन गीतों में मधुरता है और तभी इन गीतों के अनुवाद को भी पढ़ते हुए हम इनकी गहराई में डूब जाते हैं। रविंद्रनाथ पर आगे बढ़ते हुए प्रयाग शुक्ल जी ने गीतांजलि के अनुवाद का निर्णय लिया था। गीतांजलि को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1910 में लिखा था। इसमें 103 कविताएं हैं और 1913 में उनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ये सभी को आपको पता है। ये प्रयाग शुक्ल जी का सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय अनुवाद है। गीतांजलि जो कि गीतों की अंजलि या अर्घ्य है, इसके गीतों में प्रेम भी है, प्रकृति भी है, इसमें प्रार्थना भी है और निवेदन भी है, इसमें समर्पण भी है, उत्सर्ग भी है और ये अर्घ्य और अंजलि तो है ही। तो इसका एक बहुत सुंदर कविता इसकी या गीत भी कह सकते हैं जो बहुत लोकप्रिय है, जिसको सब लोग बहुत जानते हैं, उसको मैं सुनाऊंगी। Where the mind is without fear and the head is held high। बांग्ला में ये इसकी 4 लाइन मैं खाली सुनाती हूँ। चित्त जेथा भय शून्य उच्च जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्त जेथा गृहेर प्राचीर, आपन प्रंगन तले दिवस सर्वरी, वसुधारे राखे नाई खंड क्षुद्र करी। इसका हिंदी में प्रयाग शुक्ल जी ने किया है, उसको पढ़ूंगी तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हो चित्त जहाँ भय शून्य, माथ हो उन्नत, हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, खुला ये जग हो, घर की दीवारें बने ना कोई कारा, हो जहाँ सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का, हो लगन ठीक से ही सब कुछ करने की, हो नहीं रूढ़ियां रचती कोई मरुथल, पाए ना सूखने इस विवेक की धारा, हो सदा विचारो कर्मों की गति फलती, बातें हो सारी सोची और विचारी, हे पिता मुक्त वो स्वर्ग रचाओ हमने, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा। मतलब जब जहाँ सब कुछ विवेक सम्मत है, ऐसे स्वर्ग में ही हमारा देश फिर से जागृत हो। ये मूल भाव है इस कविता का और ये कविता भी बहुत चर्चित और लोकप्रिय है। तो इन कविताओं के साथ साथ प्रयाग शुक्ल जी के मित्रों ने जब उनके अनुवादों को देखा बहुत प्रभावित हुए, कहा कि आप बच्चों के लिए भी कुछ कविताओं का अनुवाद करिए। आप लोगों को मालूम होगा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बच्चों के लिए भी बहुत सारी कविताएं और किताबें लिखी है, जिनमें 2 बहुत प्रसिद्ध है, शिशु और कथा हो काहिनी। कथा हो काहिनी में कहानियों पर आधारित लंबी लंबी कविताएं हैं। शिशु में छोटी कविताएं भी है, बड़ी कविताएं हैं और बच्चों के लिए है। बंगाल में ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है शिशु। शिशु मैंने छोटे से पढ़ा है, इसकी अंतिम कविताएं मुझे आज भी याद है। तो एक कविता मैं इसका सुनाऊंगी शिशु से। कविता का नाम है जन्म कथा। इस कविता में एक बच्चा और माँ के बीच का संवाद है और इस संवाद में माँ क्या कहती है ये सुनने लायक है। तो कविता की शुरुआत है बांग्ला में। खोका माँ के सुधाए बेके, खोका मतलब मुन्ना बच्चा, खोका माँ के सुधाए बेके एले मामी कोथा थेके, कोनखाने तुई कुड़िए पेली आमारी, মা শুনে কয় হেসে কেঁদে, খোকা রে তার বুকে বেঁধে, ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে, ছিলি আমার পুতুল খেলায় প্রভাতে শিব পূজার বেলায়, তোরেই আমি ভেঙেছি আর গড়েছি, তুই আমার ঠাকুরের সনে
छिली पूजार सिंहासने तारी पूजाए तुम्हार पूजा करेছি। तो ये सुंदर छंदबद्ध कविता है और इस संवाद का हिंदी आप सुनिए कि बच्चे ने पूछा कि माँ मैं तुम्हें कहाँ से मिल गया, तो माँ उसका क्या उत्तर देती है। बच्चे ने पूछा माँ से मैं कहाँ से आया माँ। माँ ने कहा तुम मेरे जीवन के हर पल के संगी साथी हो। जब मैं स्वयं शिशु थी, खेलती थी गुड़िया के संग तब भी, और जब शिव जी की पूजा किया करती थी तब भी। आंसू और मुस्कान के बीच बालक को कसकर छाती से लिपटाए हुए माँ ने कहा जब मैंने देवता पूजे उस वेदिका पर तुम ही आसीन थे। मेरे प्रेम इच्छा और आशाओं में भी तुम ही तो थे, और नानी माँ और अम्मा की भावनाओं में भी तुम ही थे। ना जाने कितने समय से तुम छिपे रहे मेरे भीतर। तो ये मैंने खाली एक पैरा का अनुवाद आपको सुनाया, बहुत लंबी कविता है। इन कविताओं को पढ़कर, इनके भावों को सुनकर, एहसास कर किसी दूसरी ही दुनिया में बिल्कुल हम लोग पहुंच जाते हैं, भले ही ये अनुवाद हो। रविंद्रनाथ के बाद प्रयाग शुक्ल जी ने ये निर्णय लिया कि जीवनानंद दास की कविताओं का अब अनुवाद किया जाए, तो उनकी कविताओं का एक संकलन उन्होंने तैयार किया था। बांग्ला भाषा के जाने माने कवि और लेखक है जीवनानंद दास, और उन्होंने बांग्ला समाज को कई पीढ़ियों तक प्रभावित किया है। और बांग्ला साहित्य में उनकी तो एक कविता है बनलता सेन, ये बहुत प्रसिद्ध है, पूरे बंगाल के समाज को इस कविता ने आलोड़ित सा कर दिया था। मैं उनकी एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ आपको। ये करुण कविता है। इस कविता का नाम है नारंगी, जिसको बांग्ला में कहते हैं कमला लेबू। तो कमला लेबू बांग्ला में इसको एक पैरा में सुना रही हूँ। एक बार যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব, আবার কি ফিরে আসবো না আমি পৃথিবীতে। আবার যেন ফিরে আসি কোনো এক শীতের রাতেই, একটা হিম কমলা লেবুর করুণ মাংস নিয়ে কোনো এক পরিচিত मूर्शेर बिछानार किनारे। हिंदी आप समझ लेंगे, हिंदी से सुन लीजिए। शुक्ल जी ने इसका अनुवाद बहुत सुंदर किया है। संतरा इससे कविता का नाम है। देह छोड़ एक दिन चला ही जाऊंगा जब, आऊंगा लौटकर नहीं क्या मैं पृथ्वी पर। आऊं तो आऊं मैं किसी एक जाड़े की रात में, प्राणों के लिए विकल परिचित एक रोगी के बिछौने के पास ही रखा हुआ टेबल पर अध खाया ठंडा एक करुण संतरा बनकर। तो कल्पना देखिए इसका कि एक करुण अधखाया संतरा बनकर मैं एक मरीज के बिछौने के पास टेबल पर आऊंगा यदि मैं कभी लौट कर आता हूँ, जाड़ी की रात में ही मैं आऊंगा। तो इस तरह से इन कविताओं के अनुवाद में हमको मूल भाव भी गहराई से मिलता है, और उसके अलावा और इसमें हर तरह से शब्दों को भी ध्यान में रखा गया है। पद्य के बाद गद्य पर आते हैं प्रयाग शुक्ल जी अनुवाद के लिए, और बंकिम चंद्र के कुछ निबंधों का संकलन बनाकर उन्होंने उसका अनुवाद बांग्ला से हिंदी में किया, और इस अनुवाद पर उनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद है, क्योंकि इस बंकिम चंद्र के निबंधों के संकलन में जो भी निबंध है बहुत गंभीर है, दार्शनिक निबंध है। जैसे उदाहरण के लिए शेक्सपियर और कालिदास एक निबंध है, कृष्ण कथित धर्म तत्व एक ये निबंध है, और खास बात है कि ये पूरी पुस्तक बांग्ला में साधु भाषा में लिखी हुई है। साधु भाषा एक प्राचीन भाषा है बंगाल की, जिसमें लिखा जाता था प्राचीन काल में बंगाल में। जैसे हिंदी में कहते हैं हो रहा है, बांग्ला में कहते हैं हम आजकल होच्छे, पर साधु भाषा में कहा जाता था होइते छे। इसके अलावा खास बात है कि संस्कृत निष्ठ भाषा है इसकी, संस्कृत शब्दों की भरमार है इसमें। तो प्रयाग शुक्ल जी कहते हैं कि इसके अनुवाद करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसका अनुवाद बिल्कुल भी आसान नहीं था। अनुवाद करते समय जब
अनुवादक को दिक्कत होती है तब हम क्या करते हैं, मूल लेखक से बातचीत करते हैं, पर बंकिम चंद्र से कोई बातचीत उस समय हो नहीं सकती थी, तो इसलिए उन्होंने अपने मित्र सुनील गंगोपाध्याय से सलाह ली और भी अन्य मित्रों और जानकारों से सलाह ली, और वो कहते हैं सबसे विचार विमर्श करके इसके अनुवाद को हमने हिंदी रूप दिया, हिंदी रूपांतरण किया, और इसमें मुझको काफी परिश्रम करना पड़ा, परिश्रम साध्य ये काम था, और तभी इस अनुवादित कृति के लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था 2005 में। तो इन गद्यों के अनुवाद के बाद फिर से प्रयाग शुक्ल जी आते हैं कविताओं के अनुवाद पर, और इसमें तस्लीमा नसरीन की कविताओं के अनुवाद का वो निर्णय लेते हैं। इस कविता संकलन का नाम है मुझे और देना प्रेम। इसमें तस्लीमा नसरीन की प्रेम की कविताएं ही है खासतौर से। तस्लीमा नसरीन के बारे में आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि एक नारीवादी कवयित्री है बांग्लादेश की। इसके अलावा अपने बेबाक बयान के लिए बहुत जानी जाती हैं, चर्चित हैं, और साहसपूर्ण लेखन के लिए भी वो जानी जाती हैं। और मैं साहसपूर्ण तो क्या इसको कहूँगी, उनका लेखन दुस्साहसपूर्ण रहा, और दुस्साहसी थी वो, और इस दुस्साहसी होने के कारण ही उनको बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी अपनी जिंदगी में, यहाँ तक कि बांग्लादेश अपनी मातृभूमि से उन्हें निर्वासित भी होना पड़ा। तो प्रयाग शुक्ल बताते हैं कि मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गया था इस अनुवाद के सिलसिले में अपनी पत्नी ज्योति जी को लेकर, और अनुवाद के संबंध में बातचीत हुई। बातचीत करने के बाद तस्लीमा जी ने कहा, शुक्ल जी आज तो आपको मेरे यहाँ भोजन करके ही जाना होगा। मैंने इलिश माछेर झोल और भात बनाया है आपके लिए, आपको खाकर जाना होगा। शुक्ल जी भला ना क्यों करते, सपत्नीक थे और वो कोलकाता निवासी थे, और उनको तो इलिश माछेर झोल और भात बहुत प्रिय भोजन था उनके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इलिश माछ, जिसको हिंदी में हिल्सा मछली कहते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट मछली होती है। तो प्रयाग शुक्ल जी ने उस दिन बहुत आनंद सहित अपना संस्मरण बताते हैं कि हम लोगों ने एक साथ बैठकर इलिश माछेर भात, इलिश माछेर झोल और भात का आस्वादन किया। उसके बाद ही तस्लीमा जी ने मुझको घर आने दिया। तो ये तो ही उनके साथ संस्मरण मिलने के बाद, और शुक्ल जी ने जो कविताओं का अनुवाद किया, उस अनुवाद में से मैं एक कविता उनका आपको सुनाती हूँ। ये कविता बहुत गंभीर है और सुंदर भी है, और लगता है कि तस्लीमा जी ने, लगता नहीं है कि तस्लीमा जी ने ये कविता लिखी हुई मुझको। तो इस कविता का नाम है अभिमान। तो इस कविता के बारे में मैं बता रही हूँ बांग्ला में। কাছে যতটুকু পেরেছি আসতে যেন, দূর যেতে আমি তারও চেয়ে বেশি পারি, ভালোবাসা আমি যতটা নিয়েছি লুফে, তার চেয়ে পারি গোগ্রাসে নিতে ভালোবাসাহীনতাও। इसका अर्थ हिंदी में समझ में आ जाएगा आपको। जितना निकट मैं आ सकी हूँ जान लो, उससे भी अधिक दूर जाना भी मैं जानती हूँ। प्रेम को लिया है मैंने जितना लपक कर, उससे भी अधिक जानती पी जाना घूंट प्रेमहीनता का। ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रेम को जैसे लपक कर मैंने लिया, प्रेमहीनता का घूंट भी मैं पी ले सकती हूँ। जन्म का पाथे लेकर मैं प्रतिभा का पाप चलता हूँ नित्य नियत पत्थर को हटाकर, अतल में डूबते डूबते उतराती, और कौन है मेरा छोड़ मुझ अकेली को, और कौन है मेरा छोड़ मुझ अकेली को। मतलब मैं तो अकेली ही हूँ, और मैं अकेली ही सब कुछ सहती हूँ और सहती रहूंगी। इस सिलसिले में प्रयाग जी ने यही कहा कि मुझे तस्लीमा जी की कविताओं में भी चुनकर जो कविताओं को मैंने अनुवादित किया, उसमें भी मुझे काफी आनंद आया, और जिस अनुवाद को भी प्रयाग शुक्ल जी ने अपने हाथ में लिया, उसमें हमेशा वो सफल ही रहे। इसके बाद
शंख घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो प्रयाग शुक्ल जी ने शंख घोष की कविताओं का भी अनुवाद करना शुरू किया था। शंख घोष की कविताओं के अनुवाद के बारे में भी मैं बताऊं कि मैंने भी शंख घोष की कविताओं का उन्हीं दिनों अनुवाद किया जबकि प्रयाग शुक्ल जी कर रहे थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के बाद ही की बात थी ये। तो शंख घोष मेरे किताब के आने के बाद मैं प्रयाग जी से मिलने गई थी शंख घोष की किताब उनको देने के लिए। तो प्रयाग शुक्ल जी ने उस समय सुनाया था एक संस्मरण कि मैं शंख घोष से मिलने गया था और गगन गिल जी मेरे साथ थी और हम लोग करीब आधा घंटा उनके पास रहे और गगन गिल जी ने बाद में लौटकर बहुत सुंदर संस्मरण इस मिलने के बारे में लिखा हुआ है। आप कभी पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और प्रयाग शुक्ल जी ने ये भी मुझसे कहा कि आपने अनुवाद तो किया, किताब भी हाथ में है आपके, पर शंख घोष से एक बार मिलकर जरूर आइए। और उस समय जब पहली बार हम लोग मिलने गए थे उनसे, प्रयाग शुक्ल जी से, उनके घर में कोई नहीं था, ज्योति जी अस्वस्थ ही रहती थी, तो प्रयाग शुक्ल जी ने स्वयं अपने हाथ से चाय बनाकर हम लोगों को पिलाया था। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात थी, खुशी की बात थी। और एक ऐसा भी अवसर आया था, हम लोग अचानक उनके घर में पहुंच गए थे। जब वो लोग भोजन कर रहे थे तो उन्होंने सादर हम लोगों को भी भोजन में आमंत्रित किया। ज्योति जी और प्रयाग शुक्ल जी स्वयं साथ बैठे रहे और हम लोगों को बहुत प्रेम से भोजन कराया था। ये सारी बातें केवल अब यादें हैं। आज शुक्ल जी यहाँ पर सुनने के लिए उपस्थित नहीं हो पाए हैं, बाद में वो सुनेंगे। तो प्रयाग शुक्ल जी ने मेघ जैसा मनुष्य नाम से शंख घोष की कविताओं का अनुवाद किया था। शंख घोष बांग्ला भाषा के अप्रतिम साहित्यकार हैं, एक प्रखर कवि हैं, एक दार्शनिक भी हैं और उनकी कविताओं ने खाली बांग्ला साहित्य को नहीं वरन बांग्ला समाज को भी गहराई से प्रभावित किया है। उस समय जबकि शंख घोष कविताएं बहुत लिखने लगे थे, इतने लोकप्रिय थे, चर्चित थे कि युवा लड़के उस समय के शंख घोष की कविताओं को पर्ची में लिख लिख कर अपने जेब में डालकर घुमा करते थे। और जहाँ कभी वे एक साथ बैठते थे अड्डे में, बंगला में अड्डा बहुत जमता है, तो अड्डे में किसी चाय की दुकान में कहीं भी बैठते थे तो इन पर्चियों को निकालकर शंख घोष की कविताओं को एक दूसरे को सुनाते थे और उस पर विमर्श भी किया करते थे। तो मैं एक छोटी सी कविता उनकी सुना रही हूँ। অর্ধেক রাত্রির মুখে আলো এসে পড়ে, অর্ধেক নিজের কাছে স্তব্ধ হয়ে আছে। তুমি আজও দিশাহারা, জানো না কখনো তারারা কোথায় মরে, কোথায় বা বাঁচে। ये कविता है शंख घोष की और इस कविता का नाम है शिल्पी। इस शिल्पी नामक कविता में शिल्पी कहा है उन्होंने मीडिया को। तो इस कविता का जो हिंदी अनुवाद है मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने खाली बंगला का पहला पैरा सुनाया आपको, हिंदी पूरी कविता छोटी सी है, मैं सुनाती हूँ। शिल्पी। पड़ता आलोक मध्य रात्रि का मुख पर, पड़ता आलोक मध्य रात्रि का मुख पर, रहता आधा अपने में ही घिरा। तुम हो दिशा हरा, अब भी जानते नहीं, तारा कौन कहाँ मरा, बचा कहाँ कौन। बामन संग चलते हो कभी कभी, कभी कभी अग्रदूत बनकर बसंत के, कभी कभी लगते हो अपने ही बहुत बड़े प्रेत से। रंग और ध्वनि की निरंजन वो श्वास, उड़ जाती कुछ तो कुछ रह जाती पड़ी यहाँ। निज को ही जानते, जानते तो कितना, तुम तो बस चित्र वही मीडिया बना देता जितना। मतलब हम स्वयं अपने को नहीं जानते हैं, वास्तव में हम वही बन जाते हैं आधुनिक युग में जो मीडिया हमें बना देती है। तो शिल्पी शब्द का प्रयोग मीडिया के लिए ही उन्होंने किया है। इसमें एक बहुत बड़ा दर्शन है
कि आजकल के ज़माने में तो मीडिया हमको चाहे जब बहुत ऊपर उठा दे और चाहे जब बहुत नीचे भी गिरा दे। तो ये शंकर घोष की कविताओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। इसके बाद उनके कुछ गद्यों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी जिन पर उन्होंने अनुवाद किया है। प्रसिद्ध स्पेनिश कथाकार होसे रिसाल का उपन्यास एल फिलिबुस्तेरिस्मो, ये नाम है, इसका अनुवाद प्रयाग शुक्ल जी ने हिंदी में किया है। ये एक बहुत बृहद और महत्वपूर्ण कृति है, प्रयाग जी द्वारा अनुवादित। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है उनके अनुवाद की श्रृंखला का, वो है मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज। इंग्लिश में ये किताब है, राजू कोर्ती ने ये किताब लिखा है। इस किताब का इंग्लिश में नाम है मोहम्मद रफ़ी गॉड्स ओन वॉइस। इस किताब के बारे में खास बात यह है कि इस किताब को पढ़कर लगता ही नहीं कि ये अनुवाद है, लगता है जैसे कि ये मूल हिंदी में ही है। तो इसका एक बहुत छोटा सा अंश मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मोहम्मद रफ़ी के साथ अक्सर गाती थी शारदा, उनकी सहगायिका। तो शारदा ने मोहम्मद रफ़ी के बारे में लिखा है, जो उसका अनुवाद है इसमें, शारदा जी के शब्दों में है ये। भला कौन सा गुण नहीं था उसमें, मतलब मोहम्मद रफ़ी में, भला कौन सा गुण नहीं था उनमें। उनके गाने की रेंज बहुत बड़ी थी और सबसे बढ़कर यह कि इन सारे गुणों के साथ वह एक बड़े इंसान थे। उनमें नम्रता भी थी, बहुत ज़्यादा नम्र थे वो। मैं भाग्यशाली हूँ कि उनके साथ कई स्टेज शोज में मैं गाना गा सकी। तो ये शारदा सहगाई का कहना है और ये अनुवाद प्रयाग शुक्ल जी ने किया है अंग्रेजी से अनुवाद में। तो ये अनुवाद सुनकर आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी लगता नहीं है कि ये मूल हिंदी नहीं है। इसके बाद अंत में मैं बताऊंगी प्रयाग जी के एक बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद के बारे में, जो कि गद्य में ही है। इस अनुवादित कृति का नाम है भारत के शास्त्रीय नृत्य नव जागरण और उसके बाद। इस पुस्तक की लेखिका है लीला वेंकटरमन। लीला वेंकटरमन के शास्त्रीय नृत्य पर लिखी गई इस महत्वपूर्ण पुस्तक का अनुवाद करना आसान नहीं था और ये बहुत परिश्रम साध्य था। और जब जिन दिनों प्रयाग जी अनुवाद कर रहे थे, उन्हीं दिनों हम लोग उनके पास एक दिन गए हुए थे। उन्होंने ये किताब भी हम लोग को दिखाई थी, बड़े आकार की मोटी सी किताब थी। तो उनका कहना था कि मैंने तो ये किताब अनुवाद करना शुरू कर दिया, पर बहुत समय लग रहा है मुझे इस अनुवाद में। बार बार डिक्शनरी कंसल्ट करना पड़ता है, एक एक बात को देखना पड़ता है। पर परिश्रम और लगन से प्रयाग जी ने इस बृहत अनुवाद के काम में भी सफलता हासिल की और इसलिए हमेशा उनके हम आभारी रहेंगे कि अनुवाद के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया, इतना महत्वपूर्ण काम किया, जिसे सोचकर भी हमें आश्चर्य होता है। अंत में मैं कहूंगी कि मैंने रविंद्रनाथ से शुरू किया था और रविंद्रनाथ ने फिर से एक डुबकी लगाकर अपने कथन को समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि रविंद्रनाथ मुझे बांग्ला साहित्य जगत तो क्या, सारे साहित्य जगत में उनके बराबर का कोई कवि, साहित्यकार, लेखक अभी तक नहीं मिला। रविंद्र संगीत और रविंद्रनाथ की कविताएं तो मेरे बिल्कुल हृदय में रची बसी है, हमेशा रची बसी रहेंगी। तो इसलिए उन्हीं की एक कविता से मैं इसको समाप्त कर रही हूँ। बांग्ला में पहले थोड़ा सा सुना रही हूँ मैं आपको। আজি দক্ষিণ পবন, আজি দক্ষিণ পবন, দোলা লাগিল বনে বনে, দোলা লাগিল বনে বনে, আজি দক্ষিণ পবনে, আজি দক্ষিণ পবনে। দিক ললনার নৃত্য চঞ্চল মঞ্জির ধ্বনি, অন্তরে উঠিল রণরৌনি, বিরহ বিহ্বল হৃদয় স্পন্দনে, দোলা লাগিল বনে বনে,
आजी दोखी नो पगुनी, आजी दोखी नो पगुनी। अनुवाद इसका हिंदी में सुनिए जो शुक्ल जी ने किया है, बहुत सुंदर। आज दखिन पवन झूम उठा पूरा वन, आज दखिन पवन झूम उठा पूरा वन, बजे नुपुर मधुर दिक ललना के सुर, हुआ अंतर भी तो आज रुनझुन, लता माधवी की हाय, आज भाषा बुलाए, रहे पत्ते हिलाए, करे बंदन, पंख अपने उड़ाए, चली तितली ये जाए, देने उत्सव को देखो निमंत्रण, चली तितली ये जाए, देने उत्सव को देखो निमंत्रण। तो इस तरह से ये अनुवाद के आनंद का उत्सव आज हम लोगों ने मनाया। और इस उत्सव में मैं आपको अंत में बताऊंगी कि मैंने शीर्षक इसका इसीलिए रखा है अनुवाद का आनंद। अनुवाद एक कला है और एक आनंददायी कला होती है तब जबकि हमको दोनों भाषाओं में पूरा पूरा अधिकार हो, और दोनों भाषाओं में अधिकार होने से हम छोटी छोटी बातों के लिए शब्द खोजते हैं, ढूंढते हैं, मूल लेखक से बात करते हैं, भावों को बहुत अंतरंग से सोचते हैं, विचारते हैं। और शुक्ला जी से मेरी जब बातचीत हुई थी इस पर, उन्होंने भी कहा मुझको भी अनुवाद में हमेशा बहुत आनंद आया है, और खास तौर से रविंद्रनाथ के अनुवाद में। तो जब मूल लेखक उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हम लोग मित्रों से पूछते हैं, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, मित्रों से पूछती हूँ, जानकारों से पूछती हूँ ये शब्द क्या होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा शब्द हिंदी में रखा जाना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है प्रयाग शुक्ल जी के इन अनुवादों के बारे में, इन अनुवाद कला की, इस अनुवाद कला की आनंद के बारे में, आनंद के अनुभव के बारे में, प्रयाग शुक्ल जी के सरस, सहज और सरल इन अनुवादों में अवगाहन कर आज हम परितृप्त हुए। प्रयाग जी दीर्घायु हों और निरंतर इसी तरह से सक्रिय बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अर्पण जी, सबको नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री जी जी इस बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और निश्चय ही इस पूरी तैयारी में, इस पूरी प्रस्तुति में जिस तरह से उनके अनुवादक पक्ष पर आपने चर्चा की, वह उनके काम की गंभीरता को और विपुलता को लोगों तक पहुंचाने का एक संदेश है। और यही कोशिश है कि अनुवाद जो एक अपने आप में एक बड़ा काम है, जी समर्पण की मांग करता है, और जी जो भाषाओं के बीच, संस्कृतियों के बीच सेतु भी बनता है। बेटी का काम करता है। जी, कुछ कह रही हैं? नहीं, मैंने कहा दोनों भाषा, दो भाषा और संस्कृति के बीच में एक सेतु का काम करता है। बिल्कुल, जी जी। जी, तो पुल ऐसे में बनाता है। अनुवादक का महत्व काफी बढ़ जाता है। और जब कई बार अनुवादक और रचनाकार मिलकर काम करते हैं जी तो उसका भी अपना एक आनंद है। जी 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 उसमें दोस्ती, समझदारी, कई तत्व आ जाते हैं। चाहे वह तस्लीमा नसरीन की बात हो या शंख घोष की बात हो। शंख घोष जी को लेकर भी प्रयाग शुक्ल लगातार लिखते पढ़ते रहे हैं और कई महत्वपूर्ण बातें उन्हें लेकर प्रयाग जी ने की है। और एक छोटा सा हिस्सा मैं इस किताब से, मेघ जी जैसा मनुष्य से पढ़कर पढ़िए, आज मैं के भी इस ले हाँ हाँ हाँ, देखिए वाह, दोनों के पास यह किताबें हैं, क्या संयोग है। और मित्रों बतला दूं कि जयश्री पुरवार जी ने भी शंख घोष की कई कविताओं के अनुवाद किए हैं। उसका संकलन आया हुआ है और सुखद यह है कि वह उसका दूसरा संस्करण भी बाजार में आया है, जिनके अनुवाद जयश्री जी ने किए हैं। तो एक प्रसंग जब यह चली है अनुवादक और
रचनाकार के संबंधों को लेकर। तो इसी किताब की भूमिका में जयश्री जी प्रयाग जी शुक्ल क्या लिखते हैं उसको पढ़ता हूं, और जी फिर एक पढ़िए। कविता पढ़ूंगा शंख घोष की, और फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जी प्रयाग शुक्ल इस भूमिका में लिखते हैं मित्रों कि यह बात है, यह भूमिका भी लिख रहे हैं वर्ष 2017 में, 27 फरवरी वर्ष 2017। तो उसके समय से ही, उस समय के हिसाब से ही इसको सुने। आज से कोई 35 वर्ष पहले, और 17 में लिख रहे हैं तो इसको हम 35 को आज हम 40 भी कह सकते हैं, है ना। और देखिए जयश्री जी, शर्मिला जी लिख रही हैं कि वाह, दोनों की जो पुस्तक है वह मेरे पास भी है। अच्छा। शर्मिला बोहरा जालान जी के पास प्रयाग शुक्ल की अधिकांश किताबें हैं, जी और वे लगातार उन किताबों पर चिंतन मनन करती रही हैं। तो इसको पढ़ता हूं। उस समय प्रयाग जी लिखते हैं कि उनकी 2-3 कविताओं का मूल बांग्ला से अनुवाद किया था। जी, और इसके लिए उनकी अनुमति चाहिए थी। जवाब में एक सुंदर पत्र मिला, और कविताओं के अनुवाद के लिए स्वीकृति भी प्राप्त हुई। हम जानते हैं कि अनुवादक रचनाकार से स्वीकृति मांगता है, तरीका यही है। फिर 1983 में भारत भवन वागर्थ की एक अनुवाद योजना के अंतर्गत एक ऐसा संयोग बना कि उनसे साक्षात मिलना हुआ। वे कोलकाता से भोपाल आए, मैं दिल्ली से भोपाल पहुंचा। अब देखिए छोटे छोटे वाक्यों में कैसे कहानी का रस आता है। जी, कल्पना मनोरमा जी की प्रतिक्रिया आ रही है कि समय के अनुसार ही कवि और कविता को सुनना, बांचना और विवेचना करना चाहिए। जी शुक्रिया कल्पना जी। शंख घोष कोलकाता से भोपाल आए, मैं दिल्ली से भोपाल पहुंचा। हम कोई 15 दिनों तक तब भोपाल में रहे। रोज ही उनके साथ बैठकर उनकी कविताओं के अनुवाद करता रहा। मेरे लिए वह एक अविस्मरणीय अनुभव बना। अनंतर प्रकाशित होने वाली अपनी कुछ पुस्तकों में उन्होंने स्वयं उस भोपाल प्रवास का जिक्र किया है। एक दिन हम साथ ही सांची भी गए। उस यात्रा में चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन और कृष्ण खन्ना भी थे। सांची की उस यात्रा पर शंख घोष ने बाद में एक कविता भी लिखी, वह इस संग्रह में है। और इस तरह से कई बातें हैं। तो एक कविता जो इसकी, इस संग्रह की सभी कविताएं अच्छी हैं, और हमने तो शंख घोष पर पूरा एकाग्र भी किया है। जो मित्रगण उस एकाग्र को सुनना चाहें वे सुन सकते हैं। जनसुलभ पुस्तकालय के फेसबुक पेज पर और इसके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। जैसे ही आप लिखेंगे शंख घोष जनसुलभ पुस्तकालय एकाग्र, शंख घोष एकाग्र, तो ये सारी कड़ियां आप सुन सकते हैं। वह भी बहुत एक अच्छा एकाग्र हुआ। तो ऐसे में एक कविता इसी संकलन से सुनाता हूं। शंख घोष की कविता है जिसका अनुवाद प्रयाग जी ने किया है। पृष्ठ 92, 92। कविता का शीर्षक है जलधारा जो तुम्हारी है। जलधारा जो तुम्हारी है। सुबह के घटाटोप मेघों के बीच में, सुबह के घटाटोप मेघों के बीच में कुछ भी तो और मुझे याद नहीं आता। कुछ भी तो और मुझे याद नहीं आता। सिर्फ जलधारा जो तुम्हारी है उसे छोड़। जैसे
मैं सोया हूं मूंदे हुए आंखों को, जैसे मैं सोया हूं मूंदे हुए आंखों को, देखता आकाश, और बहे चले जाते तुम ऊपर से मेरे, और बहे चले जाते तुम ऊपर से मेरे, मेरे ही शरीर के कितने ही वन वनांत, कितने ही ग्राम ग्रामांत करते हुए पार, फिर मुझको ऐसे ही छोड़कर जाते हो, सब कुछ को घेरे हुए, किसी एक अचिन्हे से देश को। नहीं, नहीं शिकवा न कोई मुझे, न कोई बाधा, जो कुछ मिला मुझको वही बहुत ज्यादा, जो कुछ मिला मुझको वही बहुत ज्यादा। तो जिन सुंदर भावों के लिए और जिस तरह के उदार मन के लिए, सहज चित्रण के लिए शंख घोष जाने जाते हैं, वह हम इस कविता में भी देखते हैं और उनकी अन्य कविताओं में भी देखते हैं। प्रयाग शुक्ल इस तरह के अनुवाद कर्म से हिंदी को भी समृद्ध करते हैं और बांग्ला को भी हिंदी के करीब लाते हैं। सभी अनुवादक ऐसा करते हैं, प्रयाग शुक्ल भी यह कर रहे हैं, और ऐसे में कोई भी अनुवादक जब इस तरह के श्रम को करता है तो हमें उसे रेखांकित करने की जरूरत है। और जब एक रचनाकार अनुवादक के रूप में अपना समय देता है तो वह कहीं ना कहीं अपने अपने उस रचनाशील मन को कुछ विराम देकर इस कार्य की ओर बढ़ता है। हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कल्पना मनोरमा जी की एक और प्रतिक्रिया, वे लिख रही हैं, शंख घोष जी अद्भुत कवि हैं। उनकी बांग्ला कविता समझने के परिप्रेक्ष्य में प्रयाग शुक्ल जी के अनुवाद भी महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के संस्मरण भी पढ़ना दुनिया को अलग से चिन्हना है। जी बिल्कुल। और इस तरह से कई मित्रों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरोज कौशिक जी, बाल कीर्ति और तमाम लोग, कुछ एक के नाम ले लूं, और धनंजय सिंह, उदय भानु पांडे, पार्श्वनाथ जी, महेंद्र रंगा जी, और कई मित्रगण जुड़े हुए हैं। लतांत प्रसून, शर्मिला बोहरा जी, राम कुमार तिवारी जी, मधु मेहता जी, पार्श्वनाथ जी और उदय भानु पांडे जी, और ऐसे ही कुछ एक और नाम जो मुझे यहां पर दिख रहे हैं। थोड़ा स्क्रॉल कर लूं। कल्पना मनोरमा जी लगातार जुड़ी हुई हैं, और कुछ एक नाम और लेके हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। शर्मिला जी की भी एक प्रतिक्रिया आ रही है, उसे सुन लेते हैं। शंख घोष पर एक संस्मरण गगन गिल की पुस्तक इत्यादि में भी संकलित है। पिछले दिनों गगन गिल की पुस्तक इत्यादि पढ़ी थी। इत्यादि एक ऐसी किताब है जिसमें समय समय पर लिखे संस्मरणात्मक लेखों को श्रृंखलागत रूप दिया गया है। जी बिल्कुल। और कुछ एक नाम, मसलन इधर से कुछ एक नाम और ले लें। पल्लवी प्रकाश जुड़ी हुई हैं, शिखर त्रिपाठी, सुरेंद्र कुमार, प्रत्यक्ष मिश्र, मोहम्मद अंसारी और तमाम लोग। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। जय श्री पुरवार जी, एक बार पुनः आपका अभिनंदन कि आपने प्रतिकूल, बहुत बहुत प्रतिकूल तो नहीं मगर कुछ कुछ प्रतिकूल चलता रहता है। हाँ, वो चलता रहता है। स्वास्थ्य परिस्थितियों के बीच भी लगातार इस एकांक को न सिर्फ सुनती रही बल्कि अपने ओर से भी तैयारी करती रही, अपनी जिम्मेदारी को भी आप समझती रही
और आज यह एक बेहद सुंदर बातचीत संभव हो सकी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, कल एक नई कड़ी में हम पुनः मिलते हैं और एक नए वक्ता को सुनते हैं। शुभ रात्रि।